वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 6 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो जितना झुलसता है, जितना संघर्ष करता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है। तो आपको हर रोज़ चमकने के लिए, भविष्य में आप हर दिन चमकेंगे, इसके लिए आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, तभी आप निखर कर आएंगे। जो हीरे की कीमत है उसे निखारने, उसे तराशने के बाद ही उसकी असली कीमत होती है हीरे की भी। तो आपका भी जो समय है अभी तराशने का है। जब आप हीरे बन जाएंगे तो अपने आप ही चमकने लगेंगे, और जो इसकी कीमत भी है आपको पता चल जाएगी कि जिस हीरे के लिए मैं संघर्ष कर रहा था वो आज निखर कर मेरे सामने है। तो जो आपको मोटिवेशन बनाए रखे, ऐसे साथियों के साथ रहे, आपको मोटिवेट रखे, और अपने दिमाग में भी या अपने मन में भी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, और निरंतर मेहनत करते रहे। निरंतर मेहनत करने से हर चीज़ संभव है। देखते हैं पहला प्रश्न। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसने जारी किया है? एक्सेस नाउ के द्वारा जारी की गई है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट। तो इसमें शीर्ष स्थान म्यांमार का मिला है इस बार। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 इसे जारी किया गया है एक्सेस नाउ के द्वारा। इसमें बताया गया है कि संपूर्ण विश्व में कुल 296 बार जो इंटरनेट का शटडाउन हुआ, जिसमें सर्वाधिक बार इंटरनेट का शटडाउन किस देश में हुआ है? तो यह म्यांमार में हुआ है। और कुल 85 बार जो इंटरनेट का शटडाउन किया गया है म्यांमार में। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो भारत जो है पहले स्थान पर था पहले, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में जो भारत दूसरे स्थान पर है, और भारत में 84 बार जो इंटरनेट को शटडाउन किया गया है, और दूसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर म्यांमार के। अगर बात करें मैक्सिमम इंटरनेट शटडाउन कहाँ पर हुआ है भारत में, तो यह मणिपुर राज्य में हुआ है। आपको पता है यहाँ जो मेती और कुकी है इनके मध्य संघर्ष चल रहा था, तो इसको लेकर जो सब सर्वाधिक बार मणिपुर में इंटरनेट का शटडाउन हुआ है 84 बार। और इसका कारण क्या बताया गया है? भारत में इंटरनेट शटडाउन होने के प्रमुख कारण क्या है? तो संघर्ष और विरोध, सांप्रदायिक हिंसा का बढ़ना, जो मैसेज होते हैं या जो वीडियो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं, उनको फैलाया जाता है जिससे हिंसा बढ़ती है। तो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए और परीक्षा में जो नकल है उसे रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए इंटरनेट को सर्वाधिक शटडाउन किया गया है भारत में। म्यांमार के बारे में अगर देखेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? नापिता इसकी राजधानी है। क्यात यहाँ की मुद्रा है म्यांमार की। म्यांमार को ही गोल्डन पेगोडा कंट्री भी कहा जाता है, और इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा कहा जाता है। तो इरावदी नदी कहाँ पर प्रभावित होती है? म्यांमार में। सालविन नदी भी कहाँ पर प्रभावित होती है? म्यांमार में। शान का पठार भी कहाँ पर स्थित है? यह भी म्यांमार में। और जो पर्वतमाला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो हिमालय का उत्तर दक्षिण विस्तार है, इसको किस नाम से? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और भारत और जो म्यांमार है इसके मध्य यह सीमा बनाता है। कौन कौन से स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो स्टेट है यह सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यह स्पेशल ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। इसके अतिरिक्त तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल भी 3 देशों के साथ जो सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, भूटान के साथ सीमा बनाता है, और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है हमारा वेस्ट बंगाल जो स्टेट है। अगर बात करें हम सिक्किम की, तो सिक्किम भी किसके साथ सीमा बनाता है? हमारा सिक्किम स्टेट, यह भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है, भूटान के साथ सीमा बनाता है, और चीन के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम। तो ये जो राज्य है ये 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है हमारे। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी होगी। तो बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम, जैसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बिग बैंग के बाद, जो एक विस्फोट हुआ था उसके बाद, तो उसके बाद के घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन भेजा है नासा ने? तो जो स्पेरेक्स मिशन है, स्पेरेक्स मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा। स्पेरेक्स मिशन, नासा जो कि यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने स्पेरेक्स मिशन को लॉन्च किया है। और स्पेरेक्स मिशन का जो उद्देश्य क्या है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बाद की जो घटनाक्रम है
उसको जानने, उसके अध्ययन के लिए इसे भेजा गया है। किस रॉकेट से भेजा है? तो जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है इसके द्वारा इसे भेजा गया है स्पेरेक्स मिशन को। और बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम को जानने के लिए इसे लॉन्च किया गया है स्पेरेक्स को। स्पेरेक्स की बात करें तो यह स्पेरेक्स टेलीस्कोप है और ये किस पर कार्य करेगा? तो ये जो इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इंफ्रारेड तरंगे हैं इन पर कार्य करेगा। तो इंफ्रारेड तरंगों पर कार्य करेगा, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो स्फेयर टेलीस्कोप है यह। अगर बात करें बिग बैंग की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो जॉर्ज लेमेंटन ने दी थी। और बिग बैंग की थ्योरी का अध्ययन करेगा और 2 वर्ष के लिए स्फेयर टेलीस्कोप है यह काम करने वाला है। बिग बैंग की थ्योरी की बात करें तो यह जॉर्ज लेमेंत्र या जॉर्ज लेमेंटर भी मिलता है। तो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा बिग बैंग की थ्योरी दी गई थी, अर्थात एक गोला था उसमें भयंकर विस्फोट होता है जिसके बाद जो विस्तारित होता है पूरा गोला और इससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्लू घोस्ट मिशन अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह चांद पर की सतह पर जाने वाला सेकेंड निजी मिशन बन गया था ब्लू घोस्ट मिशन। ब्लू घोस्ट मिशन यह चांद की सतह पर जाने वाला फर्स्ट जो सेकेंड निजी मिशन बन गया था, अर्थात प्राइवेट कंपनी के द्वारा भेजा गया था। और पहला कौन सा गया था? जो फर्स्ट निजी कंपनी का लैंडर जिसने ओडिसियस था और जिसने जो सॉफ्ट लैंडिंग की थी कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी का लैंडर कौन सा था? तो यह ओडिसियस था, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड अभी कौन सा बन गया है? तो ब्लू घोस्ट मिशन जो है सेकंड बन गया है। और जो ओडिसियस किस कंपनी का थे? तो जो इंटीएटिव कंपनी थी, इंटीएटिव कंपनी इसका मिशन था ओडिसियस। नेक्स्ट प्रश्न को देखते। हाल ही में ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि जो स्वच्छ बीच होते हैं, जहाँ पर साफ सफाई होती है, जहाँ पर पर्यटक अधिक आते हैं, इस आधार पर जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। और इसे कौन प्रदान करता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन प्रदान करता है। तो आंध्र प्रदेश का जो ऋषिकोंडा बीच है इसका भी जो ब्लू फ्लैग का प्रमाणन है इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसे प्रदान करता है FEE अर्थात फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है इसे देता, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को प्रदान करता है। और जो ऋषिकोंडा बीच है, ऋषिकोंडा बीच जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, अभी जो इसका सर्टिफिकेट दिया गया था इसे ब्लू फ्लैग का इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ऋषिकोंडा को जो ब्लू फ्लैग दिया था इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। और इसका कारण क्या बताया है इसका जो निलंबन करने का? तो यहाँ पर पार्किंग की बेहतर व्यवस्था नहीं है यात्रियों के लिए। जो यहाँ के सुरक्षा मानक है वह उनमें कमी पाई गई है। यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा मानक नहीं है, उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ पर आवारा कुत्ते होते, आवारा कुत्ते को भी अधिक संख्या के कारण जो यात्रियों को नुकसान पहुँचाते हैं या यात्रियों को काटने से उनको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को लेकर यह अभी इसको निलंबित कर दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाणन से। अभी 2 बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था हाल ही में भारत के। तो कप्पड़ और चल बीच को यह ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया था। और ये किस कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित बीच थे? तो केरल के बीच है कप्पड़ और चल बीच। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ऑफिशियली अमरावती इसकी राजधानी है अभी। और 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? तो जो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश से ही जो तेलंगाना कब अलग होता है? तेलंगाना कब अलग होता है? तेलंगाना तो 2 जून 2014 को जो तेलंगाना अलग होता है आंध्र प्रदेश से और एक अलग स्टेट के रूप में स्थापित होता है तेलंगाना राज्य। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। 10 वर्ष के लिए जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी रहा था, लेकिन अब 10 वर्ष के बाद हैदराबाद किसकी राजधानी हो चुका है? तेलंगाना की। और हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब मनाने की घोषणा की है गृह मंत्रालय ने? तो 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की है। और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद को स्वतंत्र कराया था और 17 सितंबर को यह स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है हैदराबाद का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो अभी आपने सुना होगा कि जो
थ्री है S3 अर्थात जो रिड्यूस R3 जो अभी बैठक हुई थी, ये कहाँ भारत में हुई थी, जिसमें रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल का जो है एक सम्मेलन हुआ था भारत में। और इसका आयोजन कहाँ पर, राजस्थान जयपुर में आयोजन हुआ था। अभी 12वें क्रम का जो क्षेत्रीय 3R सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भारत में हुआ था जयपुर में। 12th क्षेत्रीय 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इसकी बैठक कहाँ पर होती है, तो अभी 12वें क्रम की जयपुर में इसकी बैठक होती है भारत में। और यहीं पर जो C3 है इसे लॉन्च किया गया है नए वैश्विक गठबंधन को। तो इसकी बैठक कहाँ पर होती है, जयपुर राजस्थान में होती है 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की। और यहीं पर मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हमारे अभी वर्तमान में जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। C3 अलायंस को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, भारत के जयपुर में। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की, और यहाँ पर C3 अलायंस को जो लॉन्च किया गया है। और C3 का फुल फॉर्म क्या है, तो सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलिटी। तो C3 का अर्थ क्या है, तो सिटीज कोएलिशन और सर्कुलिटी इसका अर्थ है C3 का। और इस अलायंस को भी भारत के जयपुर में लॉन्च किया गया है। सतत शहरी विकास है इसका उद्देश्य होने वाला है C3 का। शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और अपशिष्ट प्रबंधन करना, और जो रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल है इस सिद्धांत को अपनाने के लिए जो C3 अलायंस है इसका गठन किया गया है। और कहाँ पर लॉन्च हुआ है, यह जयपुर राजस्थान में। भारत अभी 12th क्षेत्रीय 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बैठक कर रहा था, यहाँ पर C3 अलायंस को लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को में 2 शहर कौन कौन से जो यूनेस्को धरोहर में शामिल है भारत का, तो पहला शहर अहमदाबाद था, जिसे 2017 में शामिल किया गया था यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसके अंतर्गत। और दूसरा शहर जयपुर था और इसे 2019 में शामिल किया गया था। GST काउंसिल की बैठक भी अभी हाल ही में कहाँ होती है, तो जैसलमेर में GST काउंसिल की बैठक होती है। और GST काउंसिल है इसकी बैठक को जो अध्यक्षता कौन करता है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री होती है यह इसकी अध्यक्षता करती है। अगर यूनेस्को की बात करोगे तो वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को स्थल है, तो 43 यूनेस्को स्थल हो चुके हैं वर्तमान में। और 43वां नवीनतम कौन सा है, तो मोइदम जो नवीनतम 43वां है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। और अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान थे मोइदम, इन्हें शामिल किया गया है अभी हाल ही में। अगर बात करें अमूर्त धरोहर की, तो कितनी अमूर्त धरोहर विरासतें जो यूनेस्को में शामिल है, तो 15 अमूर्त धरोहर विरासतें जो यूनेस्को में शामिल है भारत की। और 15वें क्रम की नवीनतम कौन सी है, तो गरबा है। अगर मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में यूनेस्को के, तो भारत के कुल जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें शामिल है। और भारत में कुल कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल है यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व सूची में, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में आर्द्रभूमि स्थल कितने हो चुके हैं, जो रामसर साइटें कितनी हो चुकी है, तो 89 गुण 90 आर्द्रभूमि साइटें हो चुकी है वर्तमान में भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IER साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ताओं के खर्च में भारत कौन सा स्थान मिला है, तो डिजिटल उपयोगकर्ताओं अर्थात जो UPI यूज़ करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 28वां स्थान मिला है भारत को डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में। अगर बात करें डिजिटल अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट 2025, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जो डिजिटल पे किया जाता है, भुगतान किया जाता है और जो उसका यूज़ किया जाता है, उसकी हर रिपोर्ट आई है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 डिजिटल इकोनॉमी में कौन सा देश किस स्थान पर है, इसमें यह रैंकिंग बताई गई है। तो डिजिटल इकोनॉमी में पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर भारत है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में तो भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में। लेकिन इसके उपयोग करने में के मामले में, उपयोगकर्ता खर्च करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 28वें स्थान पर है। यहाँ पर देखते हैं डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत कौन से स्थान पर है, 28वें स्थान पर है। अर्थात जो यूज़ तो करते हैं UPI का, फ़ोन पे है मोबाइल में, और जो
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वह ऐप तो है, उनका यूज़ भी करते, उनका यूज़ कम करते, अर्थात उनके द्वारा पे कम करते, जो जेब से नगद राशि है वह देने की ज़्यादा सोचते हैं, और जो एक साथ पे करने का सोचते, अर्थात अलग अलग जो टुकड़ों में ज़्यादा बार जो है पे नहीं करते, अर्थात ज़्यादा जो ऑनलाइन का उपयोग नहीं करते पे करने में। तो इस दृष्टि से भारत 28वें स्थान पर है, लेकिन जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, उपयोगकर्ता के स्थान पर 28वें स्थान पर है, और उपयोग में पिछड़ गया है, अर्थात जो उपयोग में पिछड़ गया है, लेकिन जो है उसका इसको इंस्टॉल करने में या डिजिटल इकोनॉमी में भारत तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है। एचडीआई इंडेक्स में कौन सी रैंक आई थी हमारी, तो 134वां स्थान किस में हमारा, एचडीआई इंडेक्स में। 10वां स्थान किस में हमारा, तो साइबर अपराध में कौन सा स्थान है, साइबर अपराध में हमारा 10वां स्थान है। तीसरा स्थान हमारा किस में था, तो जो एशिया पावर इंडेक्स था, एशिया पावर इंडेक्स में हम तीसरे स्थान पर थे। चौथे स्थान पर किस में थे हम, तो फायर पावर इंडेक्स, किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, फायर पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान था हमारा फायर पावर। चौथा स्थान था हमारा फायर पावर इंडेक्स में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो कौन से इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी 159वीं रैंकिंग थी, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रहस्यमयी रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है, तो जायरे में हुई है। रोने की रहस्यमयी बीमारी से 50 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी मौत हुई है। तो अभी जायरे जो कांगो गणतांत्रिक राज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो राज्य जायरे, यहाँ पर हुई है 50 से अधिक बच्चों की मौत, और रोते रोते ही यह जो इनका निधन हो गया है। जायरे, इसे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है जायरे को। तो जायरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पर बच्चों की जो मृत्यु हो गई है, बच्चों ने जो मरी हुई चमगादड़ था उसे खाया था। जो मरी हुई चमगादड़ थी उसे खाने से जो है बच्चों की यहाँ पर रहस्यमय तरीके से रोते रोते मृत्यु हो गई है, और 50 से अधिक बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है जो मरी हुई चमगादड़ है उसके खाने से, और यह एक रहस्यमयी मौत हुई है WHO के अनुसार, अर्थात जो बच्चे हैं वो 48 घंटों के भीतर ही रोते रोते जो उनकी मृत्यु हो गई है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक और वायरस जो आया था चर्चा में, डिंगा डिंगा, अर्थात जो डांस, जिस बीमारी में डांस करने लगता था जो मरीज होता था, तो अभी डिंगा डिंगा वायरस कहाँ पर सामने आया था, यह भी अफ्रीका महाद्वीप में जो युगांडा है यहाँ पर डिंगा डिंगा वायरस चर्चा में आया था, और डांसिंग वायरस के नाम से इसे जानते हैं, अर्थात इसमें जो मरीज है वह डांस करता है। इबोला वायरस की अगर बात करें तो इबोला वायरस में क्या जो समस्या होती है रोगी को, तो जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो आंतरिक रक्त स्त्राव होता है बॉडी में, तो इबोला में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो इबोला बीमारी है उसके अंतर्गत। कांगो की बात करें अगर, तो कांगो नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह भारत की ही है, माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये ध्यान में रखना है। पिग्मी जनजाति, यह कांगो नदी बेसिन है, यहीं पर निवास करती है। और सबसे छोटे कद वाली जनजाति कौन सी है, तो पिग्मी जनजाति है, विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है, अर्थात जब 1 लाख बच्चे को माँ जन्म देती है तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो मातृ मृत्यु दर है कितनी हो चुकी है भारत में, तो जो 100 हो चुकी है, अर्थात 1 लाख में से जो 100 माताएं उनकी मृत्यु होती है जो प्रसव के दौरान। MMR जो मातृ मृत्यु दर है यह कितनी हो चुकी है अभी वर्तमान में, तो 1 लाख जीवित बच्चों पर जो माताओं की मृत्यु होती है उसको इस आधार पर इसे जारी किया गया है। और हमारे JP नड्डा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने बताया है कि जो मातृ मृत्यु दर है वह 100 हो चुकी है, अर्थात 1 लाख प्रति जीवित बच्चों के जन्म पर जो 100 माता है उनकी जो डेथ होती है लगभग। तो जो हमने 1 लाख में से 100 का जो टारगेट रखा था उसे अचीव कर लिया है। 1990 से 2020 तक जो है इसमें 83% की गिरावट आई है, अर्थात मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट की है 1990 से 2020 के बीच में। प्रजनन दर, भारत की प्रजनन दर कितनी हो चुकी है, तो प्रजनन दर और भारत की प्रतिस्थापन दर दोनों कितनी हो चुकी है, तो 2 हो चुकी है। 2 भारत की जो प्रजनन दर
और प्रतिस्थापन दर हो चुकी है, अर्थात हम दो हमारे दो, अर्थात जो दो होंगे, दो हस्बैंड वाइफ होंगे, उनकी जगह दो उनके बच्चे आ जाएंगे तो उनका स्थान वो ले लेंगे। तो जो प्रतिस्थापन दर है भारत की, यह भी 2 हो चुकी है, प्रजनन दर और प्रतिस्थापन दर, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? तो स्टीव स्मिथ का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है वनडे क्रिकेट से। चैंपियन ट्रॉफी में अभी होस्ट कौन है? चैंपियन ट्रॉफी अभी चल रही है, इसका फाइनल मैच होना है 9 तारीख को। तो चैंपियन ट्रॉफी इसका होस्ट कौन था? पाकिस्तान इसका होस्ट है इस बार, लेकिन पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। फाइनल मैच कहाँ पर होगा? यूएई दुबई में इसका आयोजन होने वाला है फाइनल का, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य जो फाइनल का मैच होने वाला है। अभी सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जिसमें इंडिया विजेता रहा था और ऑस्ट्रेलिया हार चुकी थी। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? तो जो स्टीव स्मिथ थे, यह ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे, और इन्होंने यहाँ पर हार के बाद जो है वनडे क्रिकेट है इससे संन्यास की घोषणा कर दी है। तो वनडे क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। और कहाँ के खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ? तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू की टीम भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? तो पद्माकर शिवालकर जी का संबंध किससे था? क्रिकेट से था। अभी आपने देखा होगा कि जो सेमीफाइनल मैच हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस दिन जो हमारे खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी, वो काली पट्टी जो अपनी बाँह पर बांधकर उतरे थे, तो वह इनके निधन, इनके सम्मान या इनके शोक पर ही जो पद्माकर शिवालकर जी, इनके निधन के सम्मान में ही जो काली पट्टी बांधी गई थी। पद्माकर शिवालकर जी जो कि स्पिनर बॉलर थे भारत के, और मुंबई टीम से यह खेलते थे रणजी टीम में। जो मुंबई टीम है, इसमें मुंबई की ओर से रणजी टीम में यह भाग लेते थे। अभी इनका निधन हो गया है, और इनके शोक सम्मान में जो इंडिया टीम है उसने अपनी भुजा पर जो काली पट्टी बांधी थी अभी सेमीफाइनल मैच में भी। 2017 में यह सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट भी प्राप्त कर चुके हैं। 2017 में इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, जो पद्माकर शिवालकर जी था इन्हें, और अभी इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो ये किससे संबंधित थे? ये क्रिकेटर थे। 500 प्लस विकेट इनके नाम हैं। बिशन वेदी, ये भी कौन थे? तो बिशन वेदी जी भी स्पिनर बॉलर थे भारत के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो जो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो है अधिकार, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया है। अर्थात जो विकलांगता है इसके आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है, अर्थात कोई राज्य सरकार या कोई शासन में अगर भेदभाव करता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं। इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मामला क्या था? तो जो न्यायिक सेवा है, न्यायिक सेवा में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, न्यायिक सेवा में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार है, ये जो विकलांग है अर्थात जो दृष्टिहीन होते हैं, उन्हें जो एग्ज़ाम होती थी न्यायिक सेवा के लिए, उनमें अपीयर नहीं होने देते थे, उनमें शामिल नहीं हो सकते थे जो दृष्टिहीन थे। तो अभी ये मामला जो है कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट का अधिकार दिया है कि जो विकलांगता के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो यह मौलिक अधिकार है जो इन दिव्यांग का, और ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं इसके विरुद्ध। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव अगर होता है तो उसके खिलाफ जो पीड़ित व्यक्ति जो अधिकार है उसको कि वह जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अर्थात जो विकलांगता है इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है, और पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर बात करें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। जो विधि के समक्ष सत्ता और विधियों का समान संरक्षण है आर्टिकल 14 है। जो आर्टिकल 15 है, यह भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव को निषेध करता है, और आर्टिकल 16 भी। तो ये 3 आर्टिकल को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अगर बात करें ऐसे फंडामेंटल राइट कौन कौन से, ऐसे मूल अधिकार कौन से जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है 29-30। तो ये 5 आर्टिकल जो केवल किन्हें जो इंगित करते हैं या किन्हें अधिकार प्रदान करते हैं, तो जो भारतीय नागरिक हैं केवल उन्हीं के लिए हैं। वर्तमान में फंडामेंटल राइट कितने हमारे 6 हो चुके हैं। मूल संविधान में 4 थे, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो
वित्त का अधिकार था या जो संपत्तियों के संरक्षण का अधिकार था उसे हटा दिया और 300A के अंतर्गत उसे एक विधिक जो है अधिकार बना दिया गया था। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जो भाग 3 है इसे कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 1 लाइन, आदित्य L1 पर भारत के सौर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने पहली बार सौर ज्वाला विवरण किए कैप्चर। आदित्य L1 आपको पता होगा कि हमने PSLV C58 के द्वारा इसे लॉन्च किया था और L1 पॉइंट लॉन्गराज 1 पॉइंट पर गया था यह सूर्य के अध्ययन के लिए। अब आगे हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको क्लास से बेनिफिट मिल रहा है तो आप कंटिन्यू इस क्लास को देखिए। आपको आपकी एग्ज़ाम में इस बेहतर प्रदर्शन करने में और करंट अफेयर्स को नस्ते नाबूद करने में, करंट अफेयर्स का हर प्रश्न आपको इस क्लास से जो रेगुलर लेगा या इसको रिवीजन करता रहेगा उसको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो करंट के साथ रिलेटेड जो GK GS है उसको भी आपको इसमें कवर हो जाएगा। तो इस क्लास को आप प्रतिदिन लीजिए, कभी लेना कभी न लेना। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आप जितना भी समय देते वह भी जो देने वाला समय भी आपका जो दिया है पहले आपने वो भी बेकार चला जाता है। इसलिए आप समय निकाल कर क्लास ज़रूर देखें, रेगुलर देखेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में भी आएगी। जो एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न से लिंक होता है तो वो चीज़ें भी रिवाइज होगी बार बार आपकी, तो आपको याद रहने में आसानी होगी। तो क्लास को डेली आप लीजिए, पक्का बेस पर क्लास को आपको लेना ही लेना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में क्रिश्चियन स्टाकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लिए? तो किस देश के संघीय चांसलर बने अभी क्रिश्चियन स्टाकर? तो ये ऑस्ट्रिया के बने। विजिटर अवार्ड से किसे प्रदान किए गए? तो विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किस CPSE को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो जो अभी IRTC है और IRFC है, इन दोनों को जो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है 25वीं और 26वीं क्रम की। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है। देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा जी के द्वारा संभाला गया है। हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी निकाय कौन सा बन गया है? पहला तो यह अहमदाबाद बना है। हाल ही में यूकी भामरी और पोपोरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो दुबई ATP 500 खिताब अभी जीता गया है। नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है सशक्तिकरण के लिए। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वंतारा कहाँ स्थित है? तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वंतारा कहाँ पर है? गुजरात में है। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? म्यांमार को। बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा स्पेरेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ पर स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में। ICRIER सीडे 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता के खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? तो डिजिटल उपयोग खर्चकर्ता के स्थान पर भारत 28वें स्थान पर है। इसमें रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है? तो अभी कांगो में जो 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो कांगो की जगह अब जायरे कर लीजिए, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन देश है जायरे यहाँ पर हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी हो चुकी है? तो 100 हो चुकी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालंकर का संबंध किससे था? तो यह क्रिकेट के खिलाड़ी थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो है यह मौलिक अधिकार घोषित किया है विकलांगता को, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद।